हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। फ्रेंड्स, कल की जो क्लास थी हमारी वो उत्पादन और लागत सिद्धांत का पार्ट फर्स्ट था। आज मैं उत्पादन और लागत सिद्धांत का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ तक मैंने ओल्ड ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं और अभी तक देखा है, जो एग्ज़ाम दिया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे जून का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जनवरी का एग्ज़ाम हो या दिसंबर का कह लो आप, वो चेंज होता रहता है। कभी जून में, कभी जुलाई में, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन समथिंग कभी मिस हुआ हो शायद, वरना कभी ना कभी वो जो है जो सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें रख देगा, कभी डायरेक्ट ही एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें और यहाँ मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि मैं कितना अच्छे से समझा पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कॉप डगलस उत्पादन फलन। फ्रेंड्स, ये जो फलन है ये पॉल डगलस और सी कॉप द्वारा अमेरिकी निर्माणकारी उद्योग के आनुभाविक अध्ययन पर आधारित है। जो कॉप डगलस थे फ्रेंड्स, वो दो अर्थशास्त्री थे, पॉल डगलस और सी कॉप, जो अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने अमेरिका में निर्माणकारी उद्योग के आनुभाविक अध्ययन पर इस नियम का प्रतिपादन किया है। ये रेखीय प्रथम कोटि का उत्पादन फलन है जो निर्माणकारी उद्योग के समस्त उत्पादन के लिए केवल दो आगतों श्रम और पूंजी को लेता है। फ्रेंड्स, ये जो उत्पादन फलन है, यहाँ पर जो आगत होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं उत्पादन के लिए, उसमें केवल श्रम और पूंजी को लिया गया है। कॉप डगलस उत्पादन फलन को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, Q = AL की पावर अल्फा C की पावर बीटा। फ्रेंड्स, जो Q का मतलब है वो Q का मतलब उत्पादन होता है, L का मतलब श्रम, C का मतलब पूंजी, और A अल्फा और बीटा जो है वो धनात्मक प्राचल हैं। अल्फा बड़ा होता है 0 से, बीटा बड़ा होता है 0 से। समीकरण बताता है कि उत्पादन सीधे तौर पर L और C पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है जो उत्पादन होता है वो श्रम और पूंजी पर निर्भर करता है। उत्पादन का वह भाग जिसकी व्याख्या L और C द्वारा तय नहीं की जा सकती है, उसकी व्याख्या A द्वारा की जाती है, और जो अवशेष है जिसे प्राय तकनीकी परिवर्तन कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह कहने का तात्पर्य ये है कि आप श्रम और पूंजी का यूज कर रहे हैं, मान लो श्रम और पूंजी का उपयोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के उत्पादन में, लेकिन क्या केवल श्रम और पूंजी से उत्पादन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो उसमें जो ए दिया है, इसको यहाँ तकनीकी माना गया है, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। मतलब कहने का ये है कि जो श्रम और पूंजी का जो उत्पादन हुआ, लेकिन हमने जब इन दोनों को एक अनुपात में मिलाया और किसी चीज़ का उत्पादन किया, तो जो उत्पादन आना चाहिए वो कुछ ज़्यादा आया। तो वो ज़्यादा जो उत्पादन आया, जो अवशेष आया, वो किसकी वजह से आया? तो फ्रेंड्स, वो है तकनीकी की वजह से, और जिसे हम ए द्वारा डिनोट करते हैं कॉप डगलस उत्पादन फलन के दौरान। तो फ्रेंड्स, जो उत्पादन फलन कॉप डगलस ने हल किया उसमें निर्माणकारी उद्योग की वृद्धि में श्रम का भाग 3/4 और पूंजी का भाग 1/4 था, जिसमें कॉप डगलस उत्पादन फलन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखेंगे Q = AL की पावर
3/4 एंड c की पावर 1/4 आती है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल दर्शाता है, क्योंकि L और C के मूल्यों का जोड़ 3/4 प्लस 1/4 को जब हम जोड़ेंगे तो उसका जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, 1 के बराबर है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स कॉप डगलस उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। नंबर 1, इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए 2 साधनों श्रम व पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता है तो उत्पादन शून्य होगा। फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उत्पादन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर 2 साधन श्रम व पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी साधन मौजूद नहीं है उत्पादन के दौरान, तो जो उत्पादन होगा वो शून्य होगा। और फ्रेंड्स आप नॉर्मली देख भी सकते हैं कि अगर श्रम नहीं होगा तो उत्पादन कौन करेगा, जो वर्क है वो कौन करेगा, और अगर पूंजी नहीं होगी तो श्रम को हम क्या देंगे। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि जो उत्पादन होगा वो शून्य होगा। दूसरी इसकी विशेषता देख लेते हैं कि कॉप डगलस उत्पादन फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है। सीमांत उत्पादकता घटती है। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, जिसका जो पार्ट फर्स्ट में दिया गया है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। उसमें क्या बताया गया था कि हम बाकी सारे साधन जो थे उत्पादन के वो स्थिर रखते थे, जबकि एक साधन को चेंज करते थे, लेकिन उनके अनुपात को कभी चेंज नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या किया गया है, एक की मात्रा बढ़ाई जा रही है, एक को स्थिर रख दिया गया है, लेकिन यहाँ उसके अनुपात पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए जो सीमांत उत्पादकता है वो घटती है। उत्पादकता वहाँ भी घटती है और यहाँ भी घटती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो तीसरी विशेषता है वो देख लेते हैं। कॉप डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स ऑफ स्केल स्थिर प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रम तथा पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने पर वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसकी चौथी जो विशेषता है वो देख लेते हैं। कॉप डगलस उत्पादन फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच जो होती है वो 1 के बराबर होती है, अर्थात इकाई के बराबर होती है। फ्रेंड्स जो उत्पादन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, उत्पादन लागत सिद्धांत, कहने का मतलब है कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट रूल, उसे देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स आज मैंने लागत के बारे में यहाँ बेसिक बताया है। कल की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम लागत के जो सिद्धांत होते हैं कुछ उसके बारे में बताएंगे। यहाँ का केवल मैंने लागत के बारे में बताया है, और लागत कितने प्रकार की होती है वो चीज़ बताइए। फ्रेंड्स लागत की अवधारणा, सामान्य रूप से लागत का अभिप्राय मौद्रिक लागतों से है, जो कि एक वस्तु के उत्पादन में व्यय की जाती है, लेकिन उत्पादन के दौरान मौद्रिक लागतों के अलावा अन्य लागतें भी शामिल होती हैं। फ्रेंड्स जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हम मौद्रिक लागत, मतलब जो मुद्रा लगाते हैं वो मौद्रिक लागत कहलाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी लागतें होती हैं जो उत्पादन क्रिया के दौरान लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इनके कुछ पार्ट्स हैं जो शायद 4 पार्ट्स में हैं, और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। देख लेते हैं क्या होती है। एक वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त साधनों को जो पुरस्कार स्पष्ट रूप में दिया जाता है उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। ये लागतें कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? श्रम की मजदूरी, भूमि या इमारत का लगान, कच्चे माल की लागत, पूंजी का ब्याज, परिवहन लागत आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स श्रम की मजदूरी, भूमि या इमारत पर लगान, कच्चे माल की लागत, पूंजी का ब्याज, परिवहन लागत, ये सब क्या है? स्पष्ट लागतें।
फ्रेंड्स, स्पष्ट लागत कौन सी होती है? उत्पादक के स्वयं के साधन। जैसे मान लो आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, आपके पास ज़मीन है, लेकिन आप मान लो जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी जो निजी भूमि है, जिसके लिए आपको किसी दूसरे को ब्याज लगान कुछ भी देना नहीं पड़ता है, या जो आपके पास पूंजी है उसका ब्याज, भूमि का लगान और श्रम का जो मजदूरी नहीं देनी पड़ती है, उसको हम स्पष्ट लागत कहते हैं। क्योंकि इनकी जो लागतें होती हैं वो एक तरह से उत्पादन कार्य में ऐड नहीं की जाती है, जोड़ी नहीं जाती है, तो इन लागतों को हम स्पष्ट लागत कहते हैं। नंबर 2, अवसर लागत। फ्रेंड्स, अवसर लागत का जो प्रतिपादक है वो हैवर्लर है। यहाँ मैं लिख नहीं पाया हूँ इसे, आप इसे नोट्स कर लें। जो अवसर लागत का सिद्धांत दिया है वो हैवर्लर ने दिया है, हैवर्लर। इसे आप नोट्स कर लें, हैवर्लर। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया या अवसर लागत का प्रतिपादक कौन है, तो आप बिना झिझक के आंसर को टिक कीजिएगा हैवर्लर। तो फ्रेंड्स, देख लेते कि अवसर लागत होती क्या है। किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु है जिसका परित्याग किया जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना गेहूं उत्पादित करने वाला एक किसान उन्हीं साधनों से आलू उत्पादित भी कर सकता है। फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये है कि एक किसान है जो अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करता है। अब क्या करता है कि वह उन्हीं साधनों से आलू भी उत्पादन कर लेता है। तो ये क्या हो गया, एक अवसर हो गया, एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं हम? अवसर लागत कहते हैं। अब देख लेते आगे। इसलिए 1 कुंतल गेहूं की अवसर लागत परित्याग की गई आलू के उत्पादन की मात्रा है। फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, जब किसान गेहूं की जगह आलू उगाएगा तो उसे जो गेहूं उगाता था उसका परित्याग करना पड़ेगा। तो इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अवसर लागत कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम विकल्प है जो उसके बजाय उन्हीं साधनों से अथवा उसी मौद्रिक मूल्य वाले साधनों के द्वारा उत्पादित की जाती है। अल्पकाल में चूंकि किसी स्थिर साधन का कोई वैकल्पिक उपयोग संभव नहीं है, इसलिए इसकी अवसर लागत शून्य होगी। फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये है कि अल्पकाल जो होता है, शॉर्ट रन जिसे बोलते हैं हम, उसमें जो अवसर लागत होती है वो शून्य होती है। इसी तरह प्रत्येक परिवर्तनशील साधन को उसकी अवसर लागत के बराबर पुरस्कार देना आवश्यक है, अन्यथा उस साधन को रोजगार में बनाए रखना संभव नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस बात का मतलब ये है कि मान लो आप एक कंपनी के ऑनर हैं, आप एक उद्योगकर्ता हैं, तो अगर आपने मान लो आपकी जो कंपनी है उसमें एक दिन की जो मजदूरी एक नौकर की मान लो या वर्कर की वो 500 रुपये है, लेकिन किसी दूसरी कंपनी में सपोज करो कि 600 रुपये है, तो उसकी जो अवसर लागत होगी वो 600 रुपये हो गई। तो क्या करेगा, वो आपकी कंपनी से निकल कर दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो यह कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने अवसर लागत के बराबर मजदूरी नहीं दी मजदूर को, तो उसे रोजगार में रखना संभव नहीं है, वह दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो यह यही बताया गया कि रोजगार में बनाए रखने के लिए किसी भी श्रम को उसकी मजदूरी जो अवसर लागत के बराबर देनी पड़ती है। फ्रेंड, नंबर 3 देख लेते हैं, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होती है? वास्तविक लागत की धारणा मार्शल की देन है। फ्रेंड्स, वास्तविक लागत की धारणा दी है वो मार्शल ने दी है। मार्शल के अनुसार उत्पादन में निहित श्रमिकों के सभी प्रकार के प्रयास एवं पूंजी बचत के लिए आवश्यक सभी प्रकार की प्रतीक्षाएं, ये दोनों मिलकर वास्तविक लागत कहलाते हैं। यह इन सभी प्रयासों प्रतीक्षाओं को संयुक्त रूप में वास्तविक लागत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है कि एक जब जो श्रमिक होता है वो क्या करता है, सभी प्रकार के प्रयास करता है, पूंजी बचत के लिए आवश्यक सभी प्रकार की प्रतीक्षाएं करता है कि हमें इतनी मजदूरी मिलेगी, ईटीसी आदि आदि, ये सब वो जो है कयास लगाता है या एक अंदाज लगाता है। तो इसी को क्या कहा गया है मार्शल के द्वारा? इसी को वास्तविक लागत कहा गया है। फ्रेंड्स, नंबर 4 देख लेते हैं, निजी, वाह्य और सामाजिक लागतें।
निजी लागत से अभिप्राय किसी वस्तु के उत्पादन पर उत्पादक द्वारा किए गए खर्च से है। फ्रेंड्स, निजी लागत वह होती है, मान लो आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं और आप अपने पास से पूंजी लगाएं उसमें, ना तो आप कर्ज लें ना और किसी की सहायता लें, तो जो आप उसमें पूंजी लगाएंगे वो जो पूंजी होगी वो निजी पूंजी कहलाएगी या निजी लागत कहलाएगी। फ्रेंड्स, निजी लागतों के अतिरिक्त एक फर्म द्वारा वस्तु का उत्पादन करते समय अन्य लोगों को कुछ ऐसा लाभ या हानि पहुंचाता है जिनका वह वस्तु के उत्पादन तथा कीमत से संबंधित निर्णय लेते समय ध्यान नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री अपने अवशेष वेस्टेज पदार्थों को किसी नदी या झील में फेंक देती है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण आदि हो जाता है, जो समाज के लिए घातक है और इसका बोझ समाज पर पड़ता है। फैक्ट्री अपने अवशेष को नदी या झील में फेंकने से इसके निपटारे की लागत को तो शून्य में परिवर्तित कर लेती है, परंतु जल प्रदूषण की दृष्टि से ये लागत है। क्योंकि फ्रेंड, आपने देखा होगा कि कोई कंपनी या कोई फर्म है, मान लो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि जो गन्ने का मिल होता है उससे कितना अपशिष्ट निकलता है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है, कुछ फर्म ऐसे होते हैं जो अपना अपशिष्ट जो है नदी होती हैं, झीलें होती हैं, उनमें छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है, वहाँ का जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। अब प्रदूषित जल को नदी या झील में तो डाल दिया एक फर्म के द्वारा, तो उसकी जो निपटारे की कॉस्ट थी वो तो उसने जीरो कर ली, लेकिन जो जल का प्रदूषण हुआ उसकी वजह से लोगों को नुकसान होगा। मान लो जो उसे यूज करेगा उसको नुकसान हो सकता है, या किसी भी तरह से अगर वो उसके पास मान लो जैसे कोई जानवर ने पी लिया तो वह बीमार हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये प्रदूषण की दृष्टि से लागत है। वह लागत जो किसी फर्म के द्वारा वहन न करके समाज में किसी अन्य लोगों के द्वारा वहन की जाती है, उसे बाह्य लागत कहते हैं। निजी लागत एवं बाह्य लागत के योग को ही सामाजिक लागत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सामाजिक लागत होती है वो योग होता है निजी लागत और बाह्य लागत का, और बाह्य लागत और निजी लागत आप लोग समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मेरी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, कल एक नई क्लास के माध्यम से हमारी फिर मुलाकात होगी। तो कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।